अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू और इसी ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे तीनों पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे और समझेंगे, उसके बाद इन तीनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट nth टर्म Tn ऑफ अ सीक्वेंस। गिवन दैट का मतलब होता है आपको प्रोवाइड किए जाना, आपके पास मौजूद होना या आपको बताए जाना। तो आपको क्या चीज बताई गई है? आपको बताई गई है nth टर्म Tn ऑफ अ सीक्वेंस, यानी आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म आगे बताई गई है। अब यहां पे तीन चीजें यूज हुई है जिसका मीनिंग आपको आना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि nth टर्म से क्या मुराद होता है। तो nth टर्म का मतलब होता है आपके सीक्वेंस की कोई भी टर्म हो सकता है। आपके सीक्वेंस की 5वीं टर्म मुराद हो सकता है आपके सीक्वेंस की 6th टर्म मुराद हो सकता है आपके सीक्वेंस में मौजूद कुछ 7th टर्म मुराद हो। तो सीक्वेंस की किसी भी टर्म को जनरली हम बोला करेंगे nth टर्म। इससे कोई भी टर्म मुराद ली जा सकती है। तो आपके सीक्वेंस की कोई भी जनरल टर्म nth टर्म कहलाई जाएगी। अब ये जो nth टर्म होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये Tn। Tn का मतलब आपने जब भी किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट करना हो तो आप एक कैपिटल T लिखते हैं। तो कैपिटल T का मतलब होता है टर्म, इससे मुराद होती है टर्म, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा n लिखते हैं। n से मुराद होता है nth। वही अगेन n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है 5th टर्म मुराद हो सकता है 6 हो सकता है 7th टर्म हो, कोई भी हो सकता है। जनरली किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म को हम n बोलते हैं, तो इससे मुराद होता है nth। तो इन दोनों को जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा nth टर्म। तो किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को आप रिप्रेजेंट किया करेंगे Tn से, कैपिटल T लिखा करेंगे और नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल n लिखा करेंगे। तो दो चीजें हो गई, nth टर्म का पता चल गया और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी पता चल गया। और तीसरी चीज है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कहते हैं जब भी आपके पास कोई टर्म कोई खास पैटर्न या कोई खास रूल फॉलो करते नजर आती हैं तो हम उन टर्म्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये एक सीक्वेंस है। तो कोई भी टर्म्स जब कोई पैटर्न या कोई रूल फॉलो करती है हम उनको सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब आप इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताई गई है किसी सीक्वेंस की nth टर्म, और वो क्या है वो आगे मेंशन्ड है, वो है Tn यानी nth टर्म इज इक्वल टू 2n+5। तो ये भी चीज आप समझ लें, जब भी आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म इस तरह की इक्वेशन की फॉर्म में बताई गई हो तो इससे मुराद होता है कि आपको बेसिकली उसकी nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया गया है। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं बेसिकली ये nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म के फॉर्मूले से क्या मुराद है, यानी जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म का फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है जो कि है 2n+5, इससे ये मतलब लिया जाएगा कि अगर आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो आपको वो इस फॉर्मूले से ही निकालनी पड़ेगी। यानी आप n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको उसी सीक्वेंस का जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उसकी डिफरेंट टर्म्स मिलती जाएंगी। तो nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है या nth टर्म अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की बता दी जाए उसका फायदा ये होता है कि आप उस फॉर्मूले से, उस nth टर्म से उसी सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसकी 100th टर्म निकाल लें, आप चाहें तो इसकी 50th टर्म निकाल लें। जस्ट आपने n की जगह पे वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे अगर मुझे सीक्वेंस की 2nd टर्म चाहिए होगी या आप कह लें 3rd टर्म चाहिए होगी, अगर 2nd चाहिए तो n की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, मुझे सीक्वेंस की 2nd टर्म पता चल जाएगी। अगर 3rd चाहिए होगी तो n की जगह पे 3 पुट कर दूंगा जहां जहां पर आ रहा होगा इस इक्वेशन में, तो मुझे इसी सीक्वेंस की 3rd टर्म पता चल जाएगी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला आपको मदद करता है और इसीलिए हम इसको nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि nth का मतलब कोई भी टर्म होती है जनरल टर्म। तो आप इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से, इस nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस से अपनी मर्जी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अपने सीक्वेंस में से। तो यहां तक क्लियर हो गया कि आपको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस बता दी गई है और वो है Tn यानी nth टर्म इज इक्वल टू 2n+5। अब आगे रीड करते हैं। तो पहले लिखा हुआ फाइंड, आपने फाइंड करके दिखाना है। पहले पार्ट में द 5th टर्म, आपको 5वीं टर्म निकालनी है उसी सीक्वेंस की जिसका ऊपर फॉर्मूला गिवन है। तो पहले हम इसी पार्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पे जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं पार्ट नंबर 1। तो आपने क्या निकालना है 5th टर्म। अब जब nth टर्म होती है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं Tn से।
तो जब फिफ्थ टर्म होगी तो इसका मतलब होगा आप टी लिखेंगे, टी का मतलब टर्म, और एन की जगह पे मैं आपको बता चुका हूं कोई भी टर्म आएगी वो आपको डिपेंड किया करेगा क्वेश्चन में कौन सी बताई गई है या कौन सी निकालनी है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आप फिफ्थ टर्म निकालें, तो इधर इसका मतलब है एन 5 है, तो आप नीचे क्या लिखेंगे 5। याद रखिएगा इस T5 का मतलब है फिफ्थ टर्म, इससे मुराद क्या है फिफ्थ टर्म। अगर सिक्स टर्म कहा जाएगा तो T6 लिख देंगे, सेवंथ टर्म कहा जाएगा तो T7 लिख देंगे, और जनरली nth टर्म कहा जाएगा तो इस तरीके से ही Tn लिख देंगे। तो आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसलिए आप लिखेंगे T5 आपको फाइंड आउट करनी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी आपने किसी सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालनी हो और आपको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन हो, या आप कह लें आपको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस कैलकुलेट करने की इस तरह की इक्वेशन या इस तरह का फॉर्मूला गिवन हो, तो आपने उसी की मदद लेनी है। तो हम सबसे पहले इसी फॉर्मूले को नीचे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का फॉर्मूला गिवन है वो है 2n+5। nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज इक्वल टू 2n+5, क्योंकि आपने फिफ्थ टर्म निकालनी है, ये जो नीचे टर्म लिखी होती है ये n की वैल्यू ही होती है, तो ये फिफ्थ टर्म निकालनी है तो इसका मतलब है n क्या है आपके पास 5 है, तो जो टर्म निकालनी होगी वही आपकी n की वैल्यू होगी। तो n फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या है 5। तो आपने इसी फॉर्मूले में जहां जहां पर आपको n नजर आ रहा है वहां वहां पर 5 पुट कर देना है। तो ये Tn है तो इसके नीचे n की जगह पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 2 वैसे उतारेंगे, इधर n है तो n की जगह पे आप n की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये n 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट्स में इस n की वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, आगे प्लस का साइन वैसे ही और 5 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे अगेन T5 को नोट डाउन करें, यानी फिफ्थ टर्म जिससे मुराद है, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, आगे प्लस को वैसे उतारें और 5 को भी वैसे उतारें। अब 10+5 कितना होता है वो होता है 15, तो आपको पता चल गया 10+5 15 कि आपको पता चल गया कि आपकी जो फिफ्थ टर्म होने वाली है वो कितनी होने वाली है 15, यानी इस सीक्वेंस की पांचवी टर्म कितनी है 15। तो इस तरीके से ये nth टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आपको हेल्प करती है उसी सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स को निकालने में। तो देखिए आपने कितनी आसानी से फिफ्थ टर्म निकाल ली, जस्ट n की जगह पे 5 पुट किया तो आपको पता चल गया आपकी फिफ्थ टर्म कितनी है 15। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया वो क्या है 15। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड दी एट्थ टर्म। अब आपने एट्थ टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है उसी सेम सीक्वेंस की जिसका ऊपर nth टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन है। अगेन जिस तरह पार्ट नंबर 1 किया था आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, आपने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो मेंशन कर देनी है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, और मैं आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता चुका हूं कि किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो आपने कैपिटल T लिखना होता है जिसका मतलब होता है टर्म, और क्योंकि एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसलिए यहां पे नीचे सबस्क्रिप्ट में आप बिल्कुल छोटा सा 8 लिख देंगे। अगर 9th टर्म होता तो नीचे 9 लिख देते, 10th टर्म होता तो नीचे 10 लिख देते। तो किसी भी सीक्वेंस की किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही हुआ करेगा, ये आपने याद रखना है। तो आपने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहां पे लिख दिया T और नीचे सबस्क्रिप्ट में 8 यानी 8th टर्म। ये आपने फाइंड आउट करनी है तो इसके आगे आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब जब भी आपने किसी भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, आपको nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस का अगर फॉर्मूला पता है या nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इस तरह बताई गई है इक्वेशन की फॉर्म में, तो वही आपकी मदद करेगी। तो मैं ऊपर से इस nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को नीचे उतार लेता हूं, या आप कह लें ऊपर जो गिवन है nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उसको नीचे उतार लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 2n+5। अब देखें आपने एट्थ टर्म निकालनी है, तो जो चीज यहां नीचे लिखी होगी इससे मुराद n नहीं होगा, यानी आपको बेसिकली n की जगह पे क्या पुट करना है 8, ताकि आपको एट्थ टर्म मिल सके, ताकि यहां पे T8 बन सके जिसका मतलब एट्थ टर्म है। तो अगर एट्थ टर्म निकालनी है तो 8 पुट करना होगा, जिस तरह पहले टर्म में पहले वाले पार्ट में फिफ्थ टर्म निकालनी थी तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करना 5 पुट करना पड़ा था। तो आपको एट्थ टर्म निकालनी है तो जहां जहां पे n लिखा हुआ है वहां वहां पर आप 8 पुट कर देंगे। तो T लिखेंगे, इस n की जगह पे नीचे 8, यहाँ पे 2 आएगा, इस n की जगह पे भी 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 वैसे का वैसे ही। तो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं पीछे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो राउंड ब्रैकेट्स का यूज बेहतर होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं n की जगह पे 8 वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 8 टाइम्स कितना होता है 16, आगे प्लस 5 वैसे का वैसे ही रहेगा, और इस T8 को यानी टर्म नंबर 8 को आप वैसे ही नीचे नोट डाउन करते जाएं। अब आपने जस्ट 16 में 5 ऐड कर देना है, 16 में 5 ऐड करें तो आता है 21। इसका मतलब हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया कि जो एट्थ टर्म आपने कैलकुलेट करनी थी वो कितनी है 21। तो हमने पहले जो पार्ट किया था जिसमें फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी थी वो 15 आई थी, और इसके आगे लिख देता हूं कि जो एट्थ टर्म अभी हमने कैलकुलेट करनी थी जो अभी हमने की है वो कितनी आई है, वो आई है 21। तो हमारे पास यहां पर ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में यहां पर लिखा हुआ है, आपने फाइंड करके दिखाना है दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या मुराद है? इससे मुराद है एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है किसका? ऑफ द फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म का, एंड द एट्थ टर्म और आठवीं टर्म का ऑफ द सीक्वेंस, अपने सीक्वेंस की। तो आपका सीक्वेंस कौन सा है? वही सीक्वेंस जो आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन था, जिसके nth टर्म का फॉर्मूला ऊपर गिवन था। इसकी हमने दो टर्म्स ऊपर निकाली थी। पहली टर्म पांचवी टर्म थी, फिफ्थ टर्म, और दूसरी टर्म आठवीं टर्म थी, जो कि एट्थ टर्म यहां पे कहला रही है। तो दोनों टर्म जो थी वो 15 और 21 थी। तो आपसे यही कहा जा रहा है थर्ड वाले पार्ट में कि इस फिफ्थ टर्म का, यानी जो कि 15 है, और इस एट्थ टर्म का जो कि 21 है, आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालकर दिखाना है। तो आपने जस्ट इन 15 और 21 का एलसीएम निकाल देना है, तो वही आपके इस पार्ट नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे। पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो आपको फिफ्थ टर्म कितनी फाइंड आउट करी थी, जो कि अब हमारे पास एक तरह की गिवन ही है क्योंकि हमने फाइंड आउट कर ली है। तो वो थी 15। तो आप यहां पे लिखेंगे टी और 5, T5 का मतलब फिफ्थ टर्म, जो कि आपके पास कितनी है वो है 15। तो आप आगे लिख देंगे इक्वल टू 15। और आपके पास एट्थ टर्म जो कि सेकंड पार्ट में निकाली थी वो कितनी है? वो है T8 यानी एट्थ टर्म। वो कितनी आई थी? वो आई थी 21। अब दोनों टर्म्स आ गई। अब आपने इन्हीं टर्म्स का एलसीएम निकालना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि फिफ्थ और एट्थ टर्म का एलसीएम निकाल कर दिखाएं। तो अब आपने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? आपने एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है किसका? ऑफ 15 का, और किसका? 21 का। तो अब देखें एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें से एक मेथड होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के जरिए हम यहां पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आपको कोई डिफरेंट मेथड आता हो आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो मैं डिवीजन मेथड में क्या करना होगा आपको सबसे पहले इस तरह की कुछ लाइंस लगा लेनी है, या आपको पहले भी आता है, और इन नंबर्स को यानी 15 और 21 को जिनका एलसीएम लेना है उनको यहां पर लिख देना है 15, 21। अब इस मेथड में हम सबसे पहले कोई एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जो कि इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 2 के टेबल में ना तो 15 आता है और ना ही 21 आता है। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बनता है? वो बनता है 3। तो 3 इन दोनों को डिवाइड करता है। कैसे? 3 5 टाइम्स कितना होता है? 15, और 3 7 टाइम्स कितना होता है? 21। तो यहां तक आ गए। अब आगे फिर दोबारा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अब यहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पे 7 लिखा हुआ है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो ऐसा कोई भी प्राइम नंबर मौजूद नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। हां, ऐसा जरूर है कि 5 को 5 ही डिवाइड करेगा, 7 को 7 ही करेगा, लेकिन कोई एक जैसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। जब आप इस स्टेज पे आ जाएं तो जो सबसे छोटा नंबर हो पहले उससे स्टार्ट कर लें, या आप यूं कह लें जिसको डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर अवेलेबल हो पहले उसको डिवाइड कर लें, बाकी को वैसे ही नोट डाउन करते जाएं, और एट द एंड फिर उसको भी सॉल्व कर लेंगे जो बच जाएगा। तो 5 और 7 में 5 छोटा, और 5 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है जो कि खुद प्राइम होता है, जो कि होता है 5, क्योंकि 5 1 टाइम्स कितना होता है? 5। तो 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता, इसलिए 7 को आप वैसे ही नोट डाउन कर लें। अब आप देखिए 1 जितने भी आया करेंगे इनको तो वैसे ही नोट डाउन करते रहेंगे। यहाँ पे 7 बच गया। अब 7 को सिर्फ देखना है कि 7 को कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी हो और इसको डिवाइड भी करता हो। तो 7 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, वो ये खुद है, यानी 7 ही, क्योंकि वही प्राइम नंबर होता है। 7 1 टाइम्स 7, और ये वाला 1 वैसे उतार लें। तो जब आपके पास नीचे 1 1 आ जाए इसका मतलब है आपका एलसीएम फिनिश हो गया। अब जस्ट आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे जो ये प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है, यही आपका एलसीएम कहलाते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम एलसीएम निकालेंगे किसका? ऑफ 15 एंड 21, यानी पांचवी और आठवीं टर्म का, जो कि 15 और 21 है, वो कितना बनना चाहिए? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और 5 को मल्टीप्लाई कर दें आगे 7 से। तो अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। 3 5 टाइम्स कितना होता है? 15, आगे मल्टीप्लाई का साइन, और इस 7 को आप वैसे का वैसे उतार लें। अब आप 15 को और 7 को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 105। इसका मतलब आपकी फिफ्थ और एट्थ टर्म का जो एलसीएम है वो आ गया, वो कितना है? 105। यही आपके थर्ड पार्ट का आंसर है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो आप एलसीएम को डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।